Okay. Now here is your question paper from previous year 2019. 2020 का तो पेपर ये शायद हुआ नहीं था. 2019 ही लेटेस्ट है अपने पास. ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखो कि पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है. ठीक है, देयर आर 3 पार्ट्स. पार्ट ए which contains 5 questions. All questions are compulsory, 2 marks each. ठीक है, और इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन साफ दे रखा है. आंसर शुड बी गिवन अप टू 25 वर्ड्स ओनली. यानी कि इसमें आपको लंबा चौड़ा खींचना ही नहीं है बिल्कुल. फिर उसके बाद पार्ट बी, इट कंटेन्स 4 क्वेश्चंस ईच ऑफ 10 मार्क्स. सॉरी 4 नहीं, हाँ सही है, 4 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स. अब इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें से कोई से भी 4 कर सकते हो आप. ठीक है, 6 क्वेश्चंस, एनी 4 यू हैव टू अटेम्प्ट. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं. इसके अंदर आपका डेरिवेशन आ सकता है और न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. तो इस वाले के अंदर आपका हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियोकर लेंथ का है. एंड देन फाइनली पार्ट सी, you have to attempt only 2 questions when 3 will be given. तो 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 2, कोई से भी 2, और ये डिटेल्ड क्वेश्चन. ठीक है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि ईच ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ 2 कैरीज 15 मार्क्स. तो 2 क्वेश्चन आपको 15 नंबर के अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको 10 नंबर के अटेम्प्ट करने हैं, और फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं तो 5 अटेम्प्ट करने हैं जिसके 10 नंबर है. टोटल हो गए 10 प्लस 40 इज 50, 50 प्लस 30 इज 80. 80 नंबर का पेपर है आपका. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका कैसा पेपर आएगा. इससे पहले आपके जो पेपर आते थे वो इस तरह से 3 पार्ट्स में ना आकर के आपके यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था. तो उसमें क्या होता था कि पूरा कोर्स कवर हो जाता था आपका. मतलब आप, ऐसा था कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ करके नहीं जा सकते, बिकॉज समथिंग विल बी आस्क्ड फ्रॉम एवरी यूनिट. लेकिन अब ऐसा स्कीम हो गया है कि कुछ कुछ टॉपिक्स तो आपके पूछे ही नहीं जाएंगे पेपर में. फॉर एग्जांपल अभी आप ट्रस्ट की बात कर रहे थे, इस वाले पेपर में 2019 के पेपर में ट्रस्ट का कोई नामो निशानी नहीं है. उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें वर्चुअल वर्क का कोई नामो निशान नहीं. तो पूरे के पूरे टॉपिक ही गायब हो जाते हैं इसमें. आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है. तो मेरा ये मानना है कि ये वाला जो टाइप ऑफ स्कीम है इसके लिए आपकी प्रिपरेशन और थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी आप, कंपेयर टू प्रीवियस. उसमें क्या कर देते हैं, जैसे कि 5 यूनिट है और अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो आप क्या करोगे कि भाई 3 यूनिट अच्छी तरह से पढ़ लो. टाइम नहीं है, पढ़ाई नहीं की पूरे सेमेस्टर में, तो एंड में जाकर के 3 यूनिट अच्छे से पढ़ लो और 2 यूनिट को छोड़ दो. तो आराम से 3 यूनिट जो स्कोरिंग यूनिट्स हैं उसमें से पढ़ करके आराम से लड़के पास हो. अब आप इसमें छोड़ के जाओगे तो आपको क्या पता कौन सा टॉपिक आपने छोड़ा है और उसी में से क्वेश्चन आ जाए, जो पढ़ा है उसमें से नहीं आए. तो इसलिए आपको पूरी तैयारी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी इस वाले स्कीम में. एंड इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क इफ यू डिसाइड टू स्किप एनी वन टॉपिक. अब जैसे इस पेपर में नहीं आया तो अगले साल, यानी अब जो अपना आने वाला पेपर है, तो उसमें हो सकता है ट्रस्ट के प्रॉब्लम्स आ जाए, वर्चुअल वर्क के प्रॉब्लम्स आ जाए, और जो चीज़ें नहीं पूछी है वो आ जाए. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. अच्छा, अपन स्टार्टिंग से लेकर के एक एक क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. इसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे लिखोगे. प्लीज रिमेंबर 25 वर्ड्स के अंदर लिखना है. यानी कि अगर आप अपना फ्री स्पेस यूज करते हैं इसमें, आंसर शीट जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, और अगर आंसर शीट आपका इफ इट इज लाइक दिस, एक एवरेज
साइज की हैंडराइटिंग के लिए, अगर ये आपका आंसर बुक का कंप्लीट पेज है, तो ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें 1/3 ऑफ अ पेज से ज्यादा स्पेस आपको यूज नहीं करना है. दिस कैन बी अ गाइडलाइन फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, लाइक दिस. मतलब आपके लिए एक जनरल गाइडलाइन ये होनी चाहिए कि आपको अगर बहुत कुछ आता हो तो आपको अपने एंथुजियाज्म को कर्व करना पड़ेगा यहाँ पे. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस वाले पार्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है आपको, दिस पार्ट. लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही इसमें कुछ ना लिखे. जैसे कि अब एक ये क्वेश्चन आ गया. लुक एट दिस क्वेश्चन. व्हाट इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क. ठीक है. अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है. ठीक है. और इसमें एक गड़बड़ और है. एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है. ठीक है. तो डिस्क तो सॉलिड होती है. अब इसका आंसर कैसे दोगे आप बताओ. यू आर सपोज टू हैव मास फॉर अ डिस्क और ये पूछ रहा है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप. अब देखो इसमें कई बार आरटीयू में उल जलूल चीजें आ जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेटर जो है वो जनरली कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा उठा के लिख देता है, और हो सकता है कई बार उसमें डेटा मिस हो जाए. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज इन व्हाट यू हैव टू डू. आपको अपना लॉजिक यूज करना है. यहाँ पर देखो एक एनोमैली मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पूछने की बजाय ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ बैठे. डिस्क का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का नहीं होता, सर्कल का होता है, किसी फ्लैट सरफेस का होता है. सॉलिड का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करो तो आप ये कह सकते हो कि शायद ये डिस्क के टॉप सरफेस के एरिया की एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं. ठीक है. तो आप इसको कैसे आंसर करोगे. व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन. मैं आपको ये बता देता हूँ. एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला किसी को याद है क्या. एम एरिया आर मोमेंट. हाँ. एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल पूछ रहा हूँ. सर्कल. स्क्वायर. नो. एम कहाँ से आएगा एरिया. डिस्क के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम आएगा. ये दो अलग अलग चीजें हैं. मैं यही आपको समझा रहा हूँ. एक तो है डिस्क का टॉप सरफेस एरिया, वो सर्कल है. सर्कल का अगर सर्कल के ऊपर ही पड़े हुए सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो आता है पाई डी रेज टू आईडी पावर रेस 4 4 अपॉन 64. अपॉन 64. दिस इज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, सॉरी ऑफ अ सर्कल. डिस्क का अगर मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ सेंट्रोइडल एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द डिस्क की बात करूं तो मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2, वेयर एम इज द मास ऑफ द डिस्क. और अगर सर्कल की पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, आई एम नॉट टेकिंग अ डिस्क, आई एम ओनली टेकिंग अ सिंपल circular area, but I am finding the area moment of inertia about the polar axis z. ये भी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, लेकिन चूंकि ये पोलर एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसको कई बार अपन जे या आई जेड जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसकी वैल्यू क्या है बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर एरिया. इसकी बात कर रहे हैं. नहीं याद है. अच्छा. पाई डी 4/32. वेरी गुड. इट इज पाई डी रेज टू पावर 4/32. और अगर आपको ये याद ना रहे तो ऐसे भी याद कर सकते हो.
सर्कल के इस एक्सिस के अबाउट पाई डी रेज़ टू पावर 4/64, सर्कल के इस एक्सिस के अबाउट भी पाई डी रेज़ टू पावर 4/64। एंड नाउ इफ यू अप्लाई द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि ये कहता है कि किसी भी एरिया के दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो उन दोनों को ऐड कर देने से उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगी। तो दैट मींस आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये तो हो गया आई एक्स एक्स, ये हो गया आई वाई वाई। तो चूंकि सर्कुलर एरिया एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है तो उसका एक्स एक्स और वाई वाई के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पाई डी रेज़ टू पावर 4/64 प्लस पाई डी रेज़ टू पावर 4/64 which gives पाई डी रेज़ टू पावर 4/32। दिस इज हाउ यू अराइव एट इट। अब या तो इसको याद कर लो और यू डिराइव इट लाइक दिस। तो अब अपने पास एक तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क बताने के लिए, एक ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क बताने के लिए, और एक ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क बताने के लिए। तीन फॉर्मूले। आप क्या करोगे इस केस में? 2 नंबर का सवाल है भाई, ये याद रख लेना। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन भी नहीं जाना है, बट यू हैव टू समहाउ गिव एन आंसर। ये टीचर से जो गलती हो गई, पेपर सेटर से जो गलती हो गई, उसके सारे केसेस को कवर कर ले। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के केस में यू गिव योर आंसर लाइक दिस। अच्छा, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ फिगर्स जहां पर भी पॉसिबल हो। आपसे पूछा नहीं भी जा रहा हो तो भी आप फिगर ड्रॉ करो। तो आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे? द परफेक्ट आंसर इन माय ओपिनियन टू इवन इनकॉर्पोरेट द मिस्टेक मेड बाय द एग्जाम सेटर, कि आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ना पूछ करके एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल पूछना चाहिए था, या फिर एरिया हटा करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पूछना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? ड्रॉ फिगर लाइक दिस। इससे पता लग गया एक्सिस कौन सी है। अब आप लिख दो आई जेड जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ड्रॉ द रेडियस ऑल्सो एंड देन ड्रॉ सर्कल। Put the axis name as xx, put the axis name as y, and then write ixx equal to iyy equal to pi d raised to power 4/64। ब्रैकेट में लिख दो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर ब्रैकेट में लिख दो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड देन फाइनली draw a circular lamina like this। Izz is equal to ixx plus iyy equal to pi d raised to power 4। इससे ज्यादा लुक एट द आंसर, ये आपका आंसर। इसके अंदर अब आपने कुछ भी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, कोई आपका कहीं एक नंबर भी नहीं काटा, आधा नंबर भी नहीं काटा, क्योंकि आपको ये पता नहीं एग्जाम सेटर एक्चुअली पूछना क्या चाहता था। मिस्टेक हो गई, आता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यू शुड एक्सपेक्ट मिस्टेक्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर सेटर। तो आपको कभी भी इस तरह का कंफ्यूजन हो तो सबसे शॉर्टेस्ट एक्सप्रेशंस के अंदर आंसर्स जो भी आपको लगते हैं सारे लिख दो। तो आपने इसमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एक्सिस ऑन द डिस्क भी लिख दिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया। अब क्या पूछ रहा है वो, जो भी पूछ रहा है वो सारे आंसर आ गए इसमें।
and you haven't exceeded our limitation of space and number of words also. ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. इसका जवाब दीजिए, व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? ये देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए आपको सबसे सबसे बढ़िया ये फिगर, अभी अभी मैंने कहा था, अ फिगर स्पीक्स मोर स्ट्रांगली, मच मोर स्ट्रांगली देन वर्ड्स। तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन उठा, मैकेनिक्स इज द फिजिकल साइंस concerned with the behavior of bodies that are acted upon by forces। ये लाइन लिख दिया, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो याद रहनी चाहिए, यानी कि उन सारी चीजों के बिहेवियर की स्टडी है जिसपे कोई ना कोई बल एक्ट कर रहा हो। एंड देन डायरेक्टली ड्रॉ दिस फिगर, engineering mechanics can be subdivided into the following categories। तो मेरा ये मानना है, ये आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग इस क्वेश्चन का जिसका कि वेटेज सिर्फ 2 नंबर है, द आंसर शुड ओनली बी द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स ओनली एंड देन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। आपको ये नहीं लिखना कि स्टैटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या है, ठीक है? दिस शुड बी इनफ। आगे चले, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। कोई जरा बताओ वर्चुअल वर्क क्या है, किसी को याद है क्या? Work done by virtual forces. वर्क डन बाय वर्चुअल फोर्सेस। सबसे पहले तो बात है बेटा, वर्चुअल फोर्स करके कोई चीज मैंने आपको सिखाई नहीं, ये आपने पता नहीं कहां से क्रिएट कर लिया। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ वर्चुअल फोर्स। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. Virtual displacement. Virtual force. वर्चुअल Yes, फोर्स sir. तो कुछ होती ही नहीं है, इमेजिनरी फोर्स नहीं होती है, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट इमेजिनरी हो सकती है अगर आप उसको इतना छोटा कर लो कि वो बेयरली मेजरेबल हो, ठीक है? Yes, sir. तो वर्चुअल वर्क का जो स्टेटमेंट है, अपन एक बार उसकी करेक्ट स्टेटमेंट पे भी चल लें, क्योंकि एग्जैक्ट रटा हुआ तो मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ लाइक यू कैन डू, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड डेफिनेशन वर्चुअल वर्क का और ये मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, इन ये जितने भी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज और टर्म्स हैं, इनकी एक एक छोटे छोटे डेफिनेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये इंडेक्स मैंने आपको भेजा था कि कौन सा टॉपिक कौन से लेक्चर के नोट्स में है और कौन से वीडियो लेक्चर में, ये सारा डिटेल अपने पास ऑलरेडी है, ये अच्छी बात है। वर्चुअल वर्क अगर मैं देखूं तो ट्रस्ट ये रहा, आई कम टू वर्चुअल वर्क, दिस इज लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9 खोल लेते हैं। ये देखो, व्हाट इज वर्चुअल वर्क पूछा है, सॉरी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है? ये देखो इतना सा है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क for a rigid body states that if a rigid body is in equilibrium, the total virtual work of the external forces acting on the rigid body is zero for any virtual displacement of the body। ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। इसमें की वर्ड क्या है, यानी कि जो वर्ड आपके डेफिनेशन से मिस नहीं होना चाहिए। कई बार एक्चुअल डेफिनेशन तो याद नहीं रहेगी और हम क्या करेंगे, अपनी जो नॉलेज और अपना जो आइडिया है उसके बेसिस पे अपन कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज अ गुड थिंग, ऐसा होना भी चाहिए। एक असली इंजीनियर तो वही है जो बहुत सारी चीजें रटे बना अपने आप अपनी माइंड से चीजों को क्रिएट करे। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है, पहली बात तो ये तभी लगेगी जब बॉडी इक्विलिब्रियम। सो इफ योर रिजिड बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, then principle of virtual work cannot be applied।
सबसे मेन बात। तो ये कहता है, मैं पहले आपको वैसे समझा देता हूँ कि अगर कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में है जिसके ऊपर की अनेक फोर्सेस ऑलरेडी एक्ट कर रही है, ठीक है, ऐसा कौन सा उदाहरण होता है भाई, आपके खूब सारी फोर्सेस एक्ट भी कर रही हैं और फिर भी इक्विलिब्रियम में हो? ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं आपके। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, एक रॉड है, उसको दो सपोर्ट दे दिए और उसके ऊपर आपने एक लोड लगा दिया। तो देर इज अ रिएक्शन वन, रिएक्शन टू एंड अ लोड। तो द रॉड is in equilibrium under the action of three forces, two reactions and an external load। ठीक है, तो ऐसे केसेस में वर्चुअल वर्क लगता है। तो आप एक ये स्टेटमेंट दे दो, और अगर आप ठीक समझो तो इस एक छोटे से एग्जांपल का आप वर्चुअल वर्क का एग्जांपल भी बता सकते हो। तो आप ये कह सकते हो, क्रिएट अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, और एक फिगर बना दो। अब मैं ये नहीं कहता कि इसको आपको सॉल्व भी करके बताना है, नो, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। आप तो सिर्फ ये बता दो कि भाई ये वर्चुअल वर्क है क्या चीज। अब आपने क्या किया, इस रॉड को हल्का सा उठाया, एक एंगुलर मेथड से डेल्टा थीटा की एक छोटी सी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दी, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, रिएक्शन टू जो है वो इतना डिस्टेंस चला y2, और ये लोड P जो है ये उल्टा चला y1 डिस्टेंस। बस एक फिगर बता दो, तो आप ये बता देना, delta theta is the virtual displacement and the work done by P and R2 will be virtual work, and the sum total of virtual work is zero। इतना, एक ये डेफिनेशन हो गई, एक लाइन की डेफिनेशन हो गई, और एक छोटा सा फिगर बना करके, बस इतना सा। ये देखो, ये एक फिगर बनाया, एग्जाम्पल, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे दिया उसको, और उसके बाद सीधे सीधे ये बात कर दी, वर्चुअल वर्क कितना हो गया। चाहो तो इतना सा और लिख दो, वर्चुअल वर्क is equal to minus P into Y1 plus R2 into Y2 equal to 0। ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का। इसको सॉल्व नहीं करना, आप कोई क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो आपने एक छोटा सा फिगर बनाया, छोटा सा एग्जांपल दे दिया, और बोला कि भाई वर्चुअल वर्क कैसे हो रहा है। पी नीचे को लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट y1 ऊपर को हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन R2 को देखें तो R2 ऊपर को एक्ट कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट जो उसका y2 हुआ है वो भी ऊपर को है। तो वर्चुअल वर्क ऑफ R2 इज पॉजिटिव। R1 का वर्चुअल वर्क जीरो है, क्योंकि R1 जहां पर लग रहा है वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आपने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की, वर्चुअल वर्क क्रिएट किया, और आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये कहता है कि चूंकि आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में था, इस कारण इस इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम में जितने भी वर्चुअल वर्क आपने क्रिएट किए हैं उन सब का सम टोटल जीरो आएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड इट्स एग्जांपल। 2 नंबर का क्वेश्चन, स्वीट एंड शॉर्ट, विथ फिगर, विथ एग्जांपल, परफेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप पे छोड़ता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ आप लोग प्रेफर करें, नोट्स में जाएं, और कैसे उसको स्वीट एंड शॉर्ट आंसर बनाना है, यू ट्राई टू फिगर इट आउट। मैंने आपको अभी किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, इसका अच्छा एक अभी आइडिया दे दिया है। एक चीज हमेशा माइंड में रखें, डू नॉट एक्सीड योर लिमिटेशन। ठीक है, इससे ज्यादा लिखने पे आपको 2 नंबर से ज्यादा कभी नहीं मिलने वाले। कुछ मैंने देखे हैं, कई बार लड़के
कम वेटेज वाले क्वेश्चंस को 2-2 3-3 पेज भर देते हैं, भाई याद किया हुआ है, कहीं दिख रहा है, देख लिया, कुछ भी है, जैसे भी है, विच इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब देखो अनदर क्वेश्चन which you have to intelligently decide on how to write, how couple works। ना तो इसकी अंग्रेजी सही है, ना इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट पूरा है, लेकिन आरटीयू में जैसे मैंने आपको कहा यू हैव टू एक्सपेक्ट स्टफ लाइक दिस, क्योंकि एक्चुअल मैकेनिज्म कैसा होता है आरटीयू का पेपर सेटिंग का, ये एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उनको टास्क दे देते हैं कि सर आप पेपर बना के दे दो, और जो पेपर बन के आता है उसकी कोई चेकिंग नहीं होती। एनी पर्सन हु सेट्स द पेपर, उसकी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका नॉलेज में भी कमी हो सकती है, कई बार होता है जो एक्चुअल पेपर का टॉपिक का एक्सपर्ट नहीं है वो भी पेपर बनाते हैं, तो इससे जो है एंड यूजर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू डील विद स्टफ लाइक दिस। हाउ कपल वर्क्स, क्या पूछ रहा है, क्या लिखोगे आप बताओ। पूछ तो यही रहा है कि कपल कैसे काम करता है, बताओ कैसे अटेम्प्ट करोगे इसको। सर कपल वर्क की डेफिनेशन लिख देंगे। सबसे पहले तो कपल की डेफिनेशन लिखो, कपल वर्क नहीं, कपल की डेफिनेशन। हाउ कपल वर्क का मतलब है, ये पूछ रहा है कि कपल कैसे वर्क करता है, तो कपल की डेफिनेशन क्या है ये बताओ पहले तो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कपल। Sir, the opposite same magnitude forces which are acting on a same distance from a point. बिल्कुल सही। सर सर इसके अंदर सर सर कपल सर इट इज सर रेफर्स टू पैरेलल फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड डू नॉट शेयर अ लाइन ऑफ एक्शन। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया, वेरी स्वीट एंड ऑल इंफॉर्मेशन कवर्ड इन इट। ये तीनों एस्पेक्ट्स आपको किसी न किसी फॉर्म में बतानी है। तीन एस्पेक्ट्स कौन से हैं कपल के, Opposite इक्वल to फोर्सेस, yes sir, equal in magnitude. सेकंड ऑपोजिट टू ईच अदर, थर्ड acting at a distance, acting along different lines of action। अब ये जो डेफिनेशन अभी आपने बताई, इसको तो आप बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्रेस कर दो, अ कपल इज कंस्टिट्यूटेड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस which do not share a line of action or which act along different lines of action, and then you draw a figure। जहां भी मौका मिले ना, सिंपल लाइन डायग्राम्स, बहुत इंट्रिकेट डायग्राम्स नहीं चाहिए अपन को, बिल्कुल सिंपल लाइन फिगर्स चाहिए। अब आप एक फिगर बनाओ, जैसे कि वापस से एक रॉड बना दो, इसका सेंटर पॉइंट ले लिया पी पी, मार्क द डिस्टेंस टी। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल, PD, P नो, into D. पी इंटू 2D। यस सर। पहले तो कपल की डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके बाद फिगर बनाया, फिर उसके बाद बोला कि मोमेंट ऑफ अ कपल is equal to one of the forces multiplied by the distance between the two forces। तो distance between the two forces जो है ये 2D है। अगर आपको ये ट्वाइस करने में अगर आपको ऑकवर्ड लगता है तो आप अपना, क्योंकि डायग्राम अपन खुद बना रहे हैं तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसी को डी कर दो एंड नाउ यू कैन राइट इट एज पी इंटू डी। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए बस। या तो हाफ डिस्टेंस को सेंटर पॉइंट से लेकर के डी लेकर के फिर 2D करना पड़ेगा, या लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस ही अगर ले ली
तो 1 ऑफ द फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, एक फिगर हो गया, और आपने उसका मोमेंट निकाल दिया। तो दिस इज द bare necessary information that you have fed here. But look at the question once again. How does it work? इसके बारे में क्या ख्याल है? कपल वर्क कैसे करता है? आपने ये बताया कपल क्या है, कपल का मोमेंट कितना आता है, लेकिन कपल काम कैसे करता है ये तो आपने नहीं बताया। बताओ इसके लिए क्या लिखोगे? इसका आंसर ये है, ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या आप ये जानते हो कि कपल में ट्रांसलेशन प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती, वो प्योर रोटेशन कॉज करता है। दिस इज हाउ कपल। ठीक है, तो आपने ये तीन चीजें, ये जो है कपल की डेफिनेशन लिख दी जिसमें ये तीनों एस्पेक्ट आ जाए, एक लाइन हो गया, ये फिगर बनाया और मोमेंट ऑफ अ कपल लिख दिया। इसमें कोई लंबा चौड़ा आपको सेंटेंसेस नहीं बनाना है, जस्ट ड्रॉ द फिगर एंड राइट m इज इक्वल टू p इंटू डी, एंड ऑफ मैटर। ठीक है, और लास्ट लाइन, couple can cause pure rotation and no translation। ट्रांसलेशन का मतलब ये लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस कंप्लीट्स योर आंसर। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बहुत जरूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको नहीं आते करने। ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे? जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको अपन अभी सॉल्व करेंगे। हेमिस्फीयर है, रेडियस है, ये है, करके कुछ ना कुछ दे दिया, आपको नहीं सॉल्व करना, क्या करो? अब ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, एंड देयर इज नो गारंटी that what I am saying or what I am telling you is going to fetch you definite marks। हो सकता है कुछ एग्जामिनर मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आपको 0 नंबर दे, कोई गारंटी मैं नहीं लेता। ठीक है, लेकिन इस बात की भी प्रोबेबिलिटी हमेशा थोड़ी सी रहती है कि मैं जो अब आपको बता रहा हूँ उस पे आपको कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन ना आने के बावजूद कुछ नंबर दे। ऑलवेज अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, नेवर लीव इट ब्लैंक। जैसे कि इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 दिए, अब आपको आते 3 ही, तो आपको अब कोई ना कोई एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि कोई थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन दिखता है क्या? जैसे कि ये दिख रहे हैं आपको, डिफाइन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ये वाला फिर से न्यूमेरिकल आ गया, ये और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे हम। अब इसकी ट्रिक ये है, क्वेश्चन अगर नहीं आता हो और अटेम्प्ट करना हो तो आपके मन में उससे मिलता जुलता कोई भी डेरिवेशन हो, कोई भी डेफिनेशन हो, उसको लिख दो आप। वर्चुअल वर्क के ऊपर न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, सॉल्व करना नहीं आता तो वर्चुअल वर्क का एग्जांपल, वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें लिख लिख करके छोटे छोटे फिगर बना के एक्सप्लेन करें। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट। अगर आपने ये काम नहीं किया तो शर्तिया रूप से 0, और अगर थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनर्स हैं, मैं खुद उस कैटेगरी में आता हूँ, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पूछा क्या है, आंसर वो नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसमें आपको थोड़े नंबर दे देंगे वो, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ मिलता जुलता अटेम्प्ट कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कई सारे लड़के सिर्फ एक छोटी सी इस ट्रिक को फॉलो करके फेल होते होते एग्जाम में पास हुए। तो मैं ये बात उन लोगों के लिए तो कतई भी नहीं कह रहा हूँ जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सीरियसली ले रहे हैं सब्जेक्ट को, उनके लिए ये बात है ही। ये जो मैं अभी बात कह रहा हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एंड मोमेंट में पढ़ाई करते हैं,
भाई ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं या उनका करियर खराब होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। कई सारे सिचुएशंस में कई सारे स्टूडेंट्स एंड मोमेंट में पढ़ाई करते हैं, हमने भी की है एग्जाम्स के टाइम पे कई दफा ऐसे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द पर्सन। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट जरूर करें। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है? क्वेश्चन नहीं आता करके उसको खाली मत छोड़ो। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट आर नेसेसरी। जैसे यहाँ पे 4 अटेम्प्ट करने हैं तो 4 तो अटेम्प्ट करके आने ही है, चाहे आता हो चाहे नहीं, ठीक है? ओके, कपल की बात हो गई। अब अपन आते हैं पार्ट बी पे, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है? वैरिग्नन्स थ्योरम किसी को याद है क्या? यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेट एंड एक्सप्लेन वैरिग्नन्स थ्योरम। क्या है वैरिग्नन्स थ्योरम? किसी को याद है, कोई आइडिया? Yes, sir. Sir, Varignon's theorem, sir. बताओ, जो भी याद है उसके ऊपर अपन बिल्ड कर लेंगे। वैरिग्नन्स थ्योरम मोमेंट्स के ऊपर एक थ्योरम। अब इसमें भी कई सारे एस्पेक्ट हैं। ये कहता है, वैरिग्नन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी एक पॉइंट से खूब सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट और टोटल फोर्स सब फोर्सेस का मिला के सेम होगा हाँ, मोमेंट। ये है वैरिग्नन्स, ठीक है? अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो है कॉनकरेंट, कोप्लेनर। ये जरूरी कंडीशन है वैरिग्नन्स थ्योरम, ठीक है? तो वैरिग्नन्स थ्योरम ऐसे ही किसी भी रैंडम कलेक्शन ऑफ फोर्सेस के लिए नहीं लगाई जा सकती। वैरिग्नन्स थ्योरम इस पे नहीं लगाई जा सकती। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, एक फोर्स इधर लगाई और एक फोर्स इधर लगाई, क्या इस पे वैरिग्नन्स थ्योरम लगेगी? नहीं लगेगी, बिकॉज द फोर्सेस आर नॉट कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का क्या मतलब होता है? पासिंग थ्रू वन सिंगल पॉइंट। कोप्लेनर का क्या मतलब होता है? ऑल द फोर्सेस हैव टू लाई ऑन अ सिंगल प्लेन। तो ये 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लीज रिमेंबर। सारे चीजों में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि F1 F2 F3 F4 एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं और ये चारों इक्विलिब्रियम में। नो, वो लैमिस थ्योरम में आता है। 3 फोर्सेस आर कॉन्करेंट, कोप्लेनर एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम, देन लैमिस थ्योरम किक्स इन। वैरिग्नन्स थ्योरम ये कहती है कि अगर कुछ फोर्सेस कॉन्करेंट और कोप्लेनर दोनों हैं, तो पहले तो ये पता करो कि इनका रिजल्टेंट क्या है। तो मैंने कहा कि ये तो रहा मेरा सिस्टम, और अब मैं इन चारों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। आई एम ड्रॉइंग द सेम पॉइंट, और चूंकि ये चारों फोर्सेस कॉन्करेंट हैं तो इनका रिजल्टेंट भी इसी पॉइंट से पास होगा। तो लेट अस से दैट दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है? अब रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है, और 4 फोर्सेस अगर रखी जाए तो वो भी उसी पॉइंट से पास हो रही है, कोप्लेनर भी है। तो अब इसमें सिस्टम में ये होता है कि या तो ये रिजल्टेंट रख दो या तो ये फोर्सेस रख दो। इन दोनों में से कोई एक चीज एक टाइम पर रखोगे। फोर्सेस के साथ में रिजल्टेंट को भी आप नहीं रख सकते, फिर तो आपने डबल कर दी फोर्सेस, ठीक है? नाउ वैरिग्नन्स थ्योरम ये कहता है कि आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो। तो लेट अस से दैट वी आर टेकिंग अ रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट ओ के अबाउट आप इन सारे फोर्सेस का मोमेंट निकालना चाहते हो, ठीक है? अब मोमेंट कैसे निकलता है? अगर मैं आपको एक फोर्स दूं और एक पॉइंट दूं,
तो इसका मोमेंट कैसे निकलता है इस पॉइंट के अबाउट? यू हैव टू ड्रॉ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये करना पड़ता है। अब चूंकि ये सारे फोर्सेस जो हैं एक कॉन्करेंट पॉइंट ओ से निकल रहे हैं, तो आप इस पॉइंट ओ पे एक डायरेक्शन वेक्टर बना दो। अब आर जो है इट इज अ वेक्टर जस्ट लाइक F1 F2 F3 एंड F4, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि आर मेरा एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पॉइंट ओ से, और इस पॉइंट से फोर्स एफ जो है वो यूं पास है, तो क्या मैं सीधे सीधे एफ इंटू आर कर दूंगा तो मोमेंट मिलेगा क्या? ये बताओ मुझे। मैं इस फिगर की बात नहीं कर रहा, मैं तो इस फिगर की बात कर रहा हूँ। आई हैव टेकन अ पॉइंट lying on the line of action of f. I have taken a point O about which I am going to find the moment. I know that the actual moment can only be found by taking the perpendicular distance. I know that. लेकिन मेरे को तो r वेक्टर जो है वो इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर दे रहा है, वो पॉइंट f पे लाई करता है। तो f वेक्टर और r वेक्टर के बीच में ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो कि मोमेंट को डिपेंड करता हो? Varignon's theorem, करेक्ट डेफिनेशन भी देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 4। Varignon's theorem states that the moment of several concurrent coplanar forces about any point O in their plane equals the moment of their resultant about point. ये तो आपने जो अभी एक स्टूडेंट ने अभी बताया था, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन। Varignon's theorem की ये स्टेटमेंट जो यहाँ लिखी हुई है, ये आपको एज इट इज पहले लिख देनी है, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन था Varignon's theorem, ठीक है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, और स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर एक पॉइंट से अनेकों फोर्सेस निकल रही हो और वो कोप्लेनर भी हो, तो उन सब का इंडिविजुअल मोमेंट निकाल करके ऐड कर दिया जाए, वो किसके बराबर आएगा? वो इन फोर्सेस के रिजल्टेंट का मोमेंट उसी पॉइंट ओ के अबाउट निकाला जाए तो उसके बराबर आएगा। दिस इज Varignon's theorem। और इसका प्रूफ, अच्छा ये यहाँ पर अपन ने बात एक अधूरी छोड़ी थी। द मोमेंट of a force in vector notation is given by r cross f। r क्रॉस f, ये क्रॉस क्या चीज है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये देखिए, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। यही डायग्राम है जो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ कि भाई फोर्स तो जा रही है
और आपको डायरेक्शन वेक्टर जो है फोर्स के ऊपर लाई करते हुए किसी पॉइंट का दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है एक्चुअली जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट जो होता है वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो तो मैग्नीट्यूड की बात है। जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये देखिए एफ आर साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर अगर आपका आर जो है अगर वो थीटा एंगल बना रहा है, ये देखिए अगर आपका आर थीटा एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, आर साइन थीटा हो गया ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एफ जो होगा दैट विल बी एक्चुअली डिपिक्टिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू एफ इज योर मोमेंट। ये तो आपका एक तरह से मान लो रिवीजन हो गया ऑफ योर कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको एग्जाम में ये छोटा सा डेरिवेशन और कर देना है, क्योंकि इस डेरिवेशन का 2 लाइन का डेरिवेशन है। ये देखो सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओ क्या है। अब चूंकि पॉइंट ओ से आर आपने लिया है तो सारे फोर्सेस के लिए आर कॉमन हो गया, तो हर फोर्स का जो मोमेंट है आर क्रॉस एफ वन का मोमेंट हो गया, आर क्रॉस एफ टू का मोमेंट हो गया, एंड सो ऑन। एंड सिंस आर इज कॉमन you can take it outside and take the cross product of the sum of all forces, और sum of all forces वेक्टोरियल नोटेशन में क्या होगा, रिजल्टेंट हो गया। तो ये 2 लाइन में आपने प्रूव कर दिया कि the sum of moments of all the forces is actually equal to the moment of the resultant of the forces about the same point। तो ये एक छोटा सा ये जो डेरिवेशन है या फिर ये जो प्रूफ है वेरिएबल थ्योरम का, ये बता दिया आपने, एंड दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अब अपन एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूंगा और इसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन चलेंगे। ये वाला जो पेपर था स्पेसिफिक, ये जो आरटीयू पेपर, दिस वाज अ टफ पेपर, क्योंकि इसमें पूछे गए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के न्यूमेरिकल, और एक एवरेज स्टूडेंट को भी वो अच्छा कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस कर पाओगे। बट एनीवे अपने पास अभी जहाँ तक मैं मानता हूँ काफी टाइम है, तो अपन आराम से डिटेल में पेपर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई विल टेक योर अटेंडेंस नाउ, और इसके बाद किसी ने डाउट की बात करी थी मेरे से, विल डिस्कस दैट।